नेचुरल रिसोर्स चैप्टर। क्या नेचुरल रिसोर्स चैप्टर किस लिए? अपने नॉलेज के लिए और अवेयरनेस के लिए, और हर वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में मौजूद है उसका डिस्कशन उसी वीडियो में हो रहा है। इसलिए चैप्टर वाइज आप लोग सारे वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको लास्ट में मिलेगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में उसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आंसर भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेचुरल रिसोर्स का इंट्रोडक्शन। ये नेचुरल रिसोर्स कितने तरह के थे? इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, जिसमें एग्जॉस्टिबल था कौन? एयर, वाटर। ठीक है, तो हम लोग तीन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इसमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एयर। व्हाट इज एयर? एयर कहाँ मौजूद है? एयर मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में। द मल्टीलेयर गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स में क्या है? ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जो ये गैसेस का क्या है? मिक्सचर है ना। और उस गैसेस के मिक्सचर में बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बिना उसकी हमारा जीवन संभव नहीं है। ये एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन ऑफ एयर है वो सिर्फ किस प्लैनेट पे है? अर्थ पर ही है, दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेनस और मार्स का एनवायरनमेंट जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जो वो इतना गर्म होता है वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। चलिए आज हम पहले बात करेंगे कि अर्थ सरफेस पे, यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर जो ये एटमॉस्फेयर है ये कितने रीजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो अर्थ से सबसे सटा हुआ रीजन है ये लगभग 8 से 20 किलोमीटर की अर्थ सरफेस के से 8 से 20 किलोमीटर की जो दूरी है अर्थ सरफेस के ऊपर, वहाँ पर जो लेयर गैसेस लेयर बना हुआ है उसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और मोस्टली लाइटिंग, थंडरिंग और या फिर प्लेन का उड़ना, ये सब कुछ इसी लेयर में ही हो जाता है। ठीक है, इसी लेयर में ही ये सब कुछ होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसके बाद का लेयर थर्मोस्फेयर, जो सबसे आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर का वो है एक्सोस्फेयर। और उसके बाद क्या होता है? एटमॉस्फेयर का लेयर अर्थ का खत्म हो जाता है, फिर हम लोग कहाँ चले जाते हैं? यूनिवर्स में चले जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में। तो ये लेयर्स आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? ट्रोपोस्फेयर। यही पर सारे अधिकतर काम हमारे लाइफ से रिलेटेड होते रहते हैं। आइए देखिए कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। एयर में गैसेस का क्या कंपोजिशन है? हम लोग सभी जानते हैं नाइट्रोजन एग्जैक्ट है 78.9%, हम लोग लगभग में से 78% होते हैं, हो सकते हैं। ऑक्सीजन का लेवल है 20.93%, लगभग हम लोग इसको 21% बोलते हैं, है ना। बट एग्जैक्ट मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको भी याद कर सकते हो। अगर इसको भी याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। अर्गन जो है, अर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बहुत कम है, उनका कम रहना ही अच्छा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगा ये सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, पृथ्वी को गर्म कर देगा, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जितना कम रहे उतना अच्छा है। अगर वैसे 0.02% इस अर्थ पे प्रेजेंट है। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ एयर। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ एयर। यस, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइंड। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे मूवमेंट ऑफ एयर होता है। ओके, मूवमेंट ऑफ एयर जिसको हम लोग कहते हैं क्या? वाइंड। मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइंड। हवाएं, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हवाएं जो होती है कभी इधर से चलती है, कभी इधर से चलती है, पर ये कैसे होता है? हवाओं की दिशा कौन निर्धारित करता है? किस तरह से हवाएं चलती है? इसको जानने के लिए हम लोग को ब्रिजेस जानना होगा। अब याद करिए, चलिए आप लोग समझिए कि यहाँ पर क्या है? ओशियन है या कोई भी ओशियन है या वाटर का कोई भी कंपोजिशन हो सकता है, फ्रेश वाटर, नदी, तालाब, कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लैंड है। ये है आपका लैंड। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से समझिए।
वेपराइजेशन ऑफ लैंड, है ना। वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और लैंड जल्दी गर्म होता है, और ठंडा भी लैंड जल्दी होता है, वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है। क्या मैंने बोला कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और लैंड जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। तो दिन के समय जब ये दोनों गर्म हो रहे हैं तो लैंड ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। लैंड जब ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसके ऊपर की जो हवाएं हैं या वाटर वेपर्स हैं ये भी गर्म हो गए, ये सब कौन हो रहा है, ठीक है, ये सब गर्म हो रहा है। और गर्म हवाएं कहाँ होती है हमेशा ऊपर की ओर होती है, या आपको पढ़ रखा है पहले से ही, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर होती है। तो जब यहाँ का एयर गर्म होता है तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। अब जब यहाँ का हवा ऊपर की ओर आता है तो ये क्या हुआ, ये स्पेस खाली हो गया, लो प्रेशर का एरिया बन गया यहाँ पर। जब ये एरिया खाली हो गया तब क्या होता है कि ओशियन के ऊपर की जो हवाएं हैं यहाँ से इसको भरने के लिए इस दिशा में बहने लगती है, वहाँ से ओशियन की तरफ से हवाएं इधर बहने लगती है लैंड की ओर। तो दिन के समय में जो मूवमेंट ऑफ एयर किधर होता है, ओशियन टू लैंड का डे टाइम में हवाएं कहाँ से बहती है, पानी से या समुद्र से कहाँ की ओर, लैंड की ओर होती है। मूवमेंट ऑफ एयर कब होता है, दिन के समय में क्या होता है, ओशियन टू लैंड। क्लियर ये बात। अब जस्ट अपोजिट इसका होता है रात में, नाइट टाइम में, जब सन नहीं है ना, जब सन नहीं है क्या होता है, नाइट। एट नाइट जब रात होती है समुद्र भी ठंडा होना शुरू करता है, लैंड भी ठंडा होना शुरू करता है, दोनों भी ठंडा होना शुरू करते हैं। क्लियर। बट जल्दी कौन ठंडा हो जाएगा, लैंड। मैंने क्या बोला, लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। ओशियन देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो ये तो ठंडा हो गया, बट ये ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। तो उस वक्त क्या है, यहाँ की हवाएं ज्यादा गर्म है इन कंपैरिजन लैंड के ऊपर, तब यहाँ का जो एयर है ये क्या होगा, ऊपर की ओर गर्म हवाएं ऊपर की ओर बढ़ती है। अब ये ऊपर की ओर बढ़ा तो ये जगह क्या हुआ, खाली हो गया, ये प्रेशर वाला एरिया हो गया। तब हवाएं लैंड के ऊपर है, तब क्या करेगी, इस जगह को फिल करेगी लैंड के ऊपर हवा। तो एट नाइट क्या हुआ, किधर से किधर बह रहा हुआ, लैंड टू ओशियन का नाइट, ठीक है। मतलब दिन के समय हवाएं जो होती हैं वो ओशियन टू लैंड की ओर चलती है, और रात के समय में हवाएं जो है वो लैंड टू ओशियन की ओर चलती है, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। कभी भी गड़बड़ हो, ये फिगर आप खुद भी ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि दिन के समय कौन ज़्यादा गर्म होगा, कौन ज़्यादा ठंडा होगा, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो दिन के समय हवाएं ओशियन टू लैंड और रात के समय लैंड टू ओशियन, तो ये ब्रिजेस फॉर्म होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिजेस क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है ना। फिर हम लोग बोलते हैं अरे ये अगर हवाएं सिर्फ ओशियन टू लैंड और लैंड की टू ओशियन की ओर चलती है तो हमें कभी हवा इधर से आती पता चलती है, कभी दूसरी तरफ से आती है, कभी और ईस्ट से आ रही है, कभी वेस्ट से आ रही है, कभी नॉर्थ से आ रही है, कभी साउथ से आ रही है, ऐसा कैसे होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाइंड को कौन अफेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, बिल्डिंग्स। अगर हवाएं चलती हुई बिल्डिंग्स में टकराई तो वो दूसरी ओर मुड़ जाएगी, माउंटेन्स में टकराई तो वो दूसरी ओर मुड़ जाएगी। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि पृथ्वी का अनइवन हीट होना, हमेशा एक जैसा हीट नहीं होता, पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। रोटेशन ऑफ अर्थ भी क्या है, वाइंड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमेशा अर्थ तो रोटेट करता है, तो अनइवन हीटिंग होता है, उसके कारण भी हवाएं क्या, हवाओं की दिशाएं क्या होती है, हमेशा बदलती हुई महसूस होती है। वेपोराइजेशन, जो वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, किस तरफ से जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ एयर के लिए। तो इतनी सारी चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मूवमेंट ऑफ एयर के। यहीं पर थोड़ा सा हम लोग रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गर्म हवाएं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, जब ये गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, ठीक है,
एवोपोरेशन, राइट। एवोपोरेशन होता है गर्म हवा, मैंने बताया क्या हो जाता है, जब ऊपर की ओर गर्म हवाएं जाती है तो वहां जाकर ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाएंगी तो वेपर फिर से क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्लाउड फॉर्मेशन करती है, ये भी ट्रोपोस्फीयर में ही हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन भी ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्लाउड फॉर्मेशन करती है, और ये फिर क्लाउड क्या करते हैं, बारिश करवा देते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, रेन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। फिर से हम जब वाटर पढ़ेंगे तो एक बार फिर से इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो एयर रिस्पॉन्सिबल है ना, वाटर वेपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए एयर में अगर हम गैसेस का कंपोजिशन देखें तो हम लोग वाटर वेपर को नहीं छोड़ सकते, जो अदर गैसेस था ना उसमें वाटर वेपर भी इन्वॉल्व है, वाटर वेपर भी गैसेस में ही आ जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से हो जाता है क्या, रेनिंग होती है इस तरह से, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एयर भी है ना। इस चीज को हम लोग वाटर साइकिल में भी देखना है, थोड़ा सा डिस्कस हम लोग जब वाटर पढ़ेंगे तब भी कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट, एयर का पॉल्यूशन। चलिए हम लोग देखते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर का पॉल्यूट होना मतलब कि कुछ ऐसे पार्टिकल एयर में आ जाना जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तब हम लोग कहते हैं क्या, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ये एयर पॉल्यूटेंट कहलाता है वो सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर से कहते हैं, SPM भी हम लोग कह सकते हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट को, जो भी पॉल्यूटेंट है, जो भी एयर को पॉल्यूट कर रहा है उसको सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एयर में ही वो मैटर, वो पार्टिकल क्या है, समाहित है ना, सस्पेंड है। तो इसको हम लोग SPM के नाम से भी जानते हैं। एयर पॉल्यूशन जो होता है, अगर हम इसका काउज देखें तो काउज नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल में फॉरेस्ट फायर है, तो जंगल में आग लग जाती है, ये नेचुरली आग लगती है जंगल में, और कुछ मानव के द्वारा भी लगती है, मतलब मैन भी अगर पिकनिक मनाने गए और वहाँ पर आग जला छोड़ा है तो भी आग लग जाती है, या फिर नेचुरल तरीके से लाइटिंग वगैरह हुई तो फॉरेस्ट में आग लग जाती है, या गर्मियों के दिन में फ्रिक्शन की वजह से भी क्या होती है, पत्तों में रगड़ के कारण भी आग पकड़ता है, तो भी फॉरेस्ट फायर होता है। तो ये नेचुरली फॉरेस्ट फायर अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है और बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूट करता है। डस्ट स्टॉर्म जो कि धूल कण सब उड़ते रहते हैं नेचुरली इस हवा में, वो भी क्या कर रहा है, एयर को पॉल्यूट करते हैं। पॉलन ग्रेन जो प्लांट्स में है वो भी इधर उधर फैल के वो भी क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। तो ये नेचुरल तरीका है। नॉन मेड तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तो मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग अगर काउस के बारे में आता है तो आप लोग पॉइंट पर सबको अलग अलग रखिए, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो भी हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट है कि कुछ ना कुछ गैस निकलेगा, और ये अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूशन करते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम इंडस्ट्री भी होता है, हमारे घरों में भी हम लोग जलाते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा कोयले का उत्पादन वहाँ पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा कोयले के कण क्या होते हैं, हवा में होते हैं, वो भी क्या करते हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। वेहिकल से निकलने वाले जो धुएं हैं, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने से, उसके कारण भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। गैसेस इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री से जो निकल रहे हैं धुएं, वो भी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। स्टोन क्रशिंग, अगर स्टोन क्रशिंग का काम जहाँ चल रहा है वहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट निकलते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं एक्सेट्रा। आप इसकी जगह पे आप कुछ भी अपना भी दिमाग आपको सोचकर बहुत सारे तरीके में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, एयर पॉल्यूशन का काउज, ये क्या था, काउज। अब हम लोग देखेंगे क्या इफेक्ट, क्या इसके इफेक्ट है, एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट है। तो SPM काउज, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर काउज, एस्थमा, हमें सांस लेने की बीमारी होती है, सांस की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, कोल्ड, ये सब देखिए एयर पॉल्यूशन हुआ तो हमारे किस अंग को अफेक्ट करेगा, जो नाक से हम सांस ले रहे हैं, नाक से लेकर लंग तक सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही एरिया होता है अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इरिटेशन ऑफ आइस इरिटेट होगा,
होगा, थ्रोट और लंग में भी इरिटेशन आ सकती है। इंजर्ड लैंप, लीवर, किडनी, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम करके पॉल्यूटेंट हमारे बॉडी के अंदर चले गए तो हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। हार्ट रिलेटेड डिजीज टेंड टू इंक्रीज, अगर किसी को हार्ट रिलेटेड डिजीज है तो वो बढ़ेगा एयर पोल्यूशन से। डैमेज इंटरनल ऑर्गन, हाउस कैंसर, अगर इंटरनल ऑर्गन ये सब चीज़ें अगर डैमेज हो रही हैं तो उसका कारण फिर कैंसर भी हो सकता है उसके अंदर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है, और ओजोन डिप्लेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इन टॉपिक्स पे मैं बिल्कुल क्या करने वाली हूँ, अलग से वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं बस थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी का गर्म होना। अगर पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर की बर्फ जो पिघलेगी और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तो एक दिन पानी में डूब जाएगी। ये ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। आने वाले वीडियो में मैं बताती हूँ आपको कि क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये किस तरह से पृथ्वी को गर्म कर रहा है। और बहुत इम्पोर्टेंट क्या, ओजोन डिप्लेशन, हमारे अर्थ के ऊपर एक जो लेयर है, ओजोन लेयर जिसको हम लोग कहते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज से क्या कर रहा है, अर्थ को बचा रहा है। बट अगर इसमें डिप्लेशन हो रहा है एयर पॉल्यूशन के कारण, कौन से गैस के कारण ना हो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एयर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। एयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट का वीडियो, तो इसके बाद आप लोग वीडियो देखेंगे। और उससे पहले वीडियो में रहेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ तक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके ग्रुप में है उसका हम लोग पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्या, ओजोन डिप्लेशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काज वाइन। वाइन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे वाइन बन रहा है। तो वाइन आर काउज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ एटमोसफेयर एयर। दिस फेनोमेनन कैन बी easily seen near coastal region during the daytime. The day air above the land gets heated faster and start rising. जैसा कि मैंने कहा कि लैंड जो है जल्दी गर्म होता है और उसके ऊपर का हवा जल्दी गर्म होने लगता है और गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। राइजिंग, एज द एयर राइजेज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड टू एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो जैसे ही लैंड के ऊपर का हवा जो है गर्म हवा ऊपर जाता है, वहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और वो लो प्रेशर एरिया को फिल्ड कौन करता है, वापस सी से हवाएं क्या होती है, लैंड की ओर आना शुरू होती है और वो फिल करती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स वाइंड्स। ड्यूरिंग डे द डायरेक्शन ऑफ वाइंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं। तो वाटर साइकिल के बारे में मैंने बताया कि वाटर एवोपोरेट्स होता है। सबसे पहले ये वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होकर क्या हुआ, ऊपर की ओर बढ़ा, एवोपोरेट्स हो गया। ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज़, तो पानी गर्म हुआ और वो पानी क्या हुआ, वाटर वेपर में चेंज हो गया। और वो वाटर वेपर क्योंकि गर्म हवा है वो क्या होगी, राइज अप हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, द एयर ऑल्सो हीट एंड राइजेस। ऑन राइजिंग इट एक्सपेंड एंड कूल्स टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स। ऊपर जाकर क्या होता है, जब हवा ऊपर की ओर बढ़ती है ऊपर जाके ठंडी हो जाती है और वापस से ये टीनी वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। दिस ड्रॉपलेट्स ग्रो बिगर, एक्सपैंड एंड फॉर्म क्लाउड्स। यही छोटी छोटी बूंदें बड़ी बूंदों में बदलती है और पूरा मिलकर क्या करती है, बादल को बनाती है। द कलेक्शन ऑफ डस्ट एंड द अदर सस्पेंडेड पार्टिकल फैसिलिटेट द दिस प्रोसेस। ठीक है, तो डस्ट और जितने अदर पार्टिकल्स हैं ये सबको ही क्या करते हैं, प्रोसेस में हेल्प करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पॉल्यूशन। 3 एक्टिविटी ऐसी लिखनी है जो आपको लगता है कि इससे एयर पॉल्यूशन होता होगा। तो आंसर होगा ह्यूमन एक्टिविटी दैट वुड लीड टू एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, आप कोई भी 3 लिख सकते हो। फर्स्ट इज excessive use of burning of fossil fuels like coal and petroleum produces different oxide of nitrogen and sulfur. फॉसिल फ्यूल्स कोयला या पेट्रोलियम के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं एंड दिस आर
वेरी डेंजरस, नॉट ओनली डेंजरस टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट ये क्या करते हैं, एसिड रेन भी फॉर्म करते हैं। इनके जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड के जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड चेंज हो जाता है और ये बनाते हैं क्या, रेन को एसिड कर देते हैं, जिससे एसिड रेन होता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है। सेकेंड है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वेरियस फ्यूल्स फॉर्म्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल विच lowers the visibility, especially in cold weather when water also condenses out of air. This is known as smoke and is a visible indication of air pollution. तो फॉसिल फ्यूल्स या कोई भी फ्यूल जब अनबर्नड हो जाते हैं ना, अनबर्नड होते हैं, तो उसके जो कार्बन के पार्टिकल रह जाते हैं वो हमारी विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आँखों को बहुत नुकसान होता है और स्पेशली कोल्ड वेदर में ये पूरे कंडेंस हो जाते हैं एयर के साथ और स्मॉग फॉर्म करते हैं। इस हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आँख का भी प्रॉब्लम होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। थर्ड है लार्ज यूजेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इम्प्रॉपरली tuning of engines lead to the formation of carbon monoxide gas and other oxides of nitrogen which cause lot of respiratory problem। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं या इंजन्स वगैरह, सबके जलने से बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलते हैं एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं और ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे होते हैं। एंड यू नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ए हाईली टॉक्सिक गैस and it directly affect our respiratory system। फोर्थ है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है। एक्सेसिव माइनिंग एंड ओर रिफाइनिंग, एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। जंगल में आग लगना या माइनिंग जहाँ भी होती है, कोयला निकाला जाता है या रिफाइनिंग कंपनीज़ है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत यूज़ हो रहा है, तो अल्टीमेटली उससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। ये भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीशन होता है उसमें हम लोग बात करेंगे। और एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, एयर पॉल्यूशन को करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑफ टेलीविज़न ऑन टेलीविज़न एंड इन न्यूज़पेपर, हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर। हम लोग वेदर का रिपोर्ट न्यूज़ वगैरह में बहुत देखते हैं ना, तो हम लोग कैसे इसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो वेदर ऑब्जर्वेटरीज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, स्पीड ऑफ वाइंड, एयर प्रेशर, ओशियन फीचर्स एंड ऑल अदर फीचर्स विच कैन अफेक्ट द वेदर। तो वेदर का हम लोग पता लगाते हैं कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के। पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, स्पीड ऑफ वाइंड, कितना स्पीड है वाइंड का, एयर प्रेशर क्या है, ओशियन का क्या फीचर चल रहा है, क्या अप डाउन है, और अदर जितने भी वेदर को अफेक्ट करने वाले फीचर है सब पर नज़र रखी जाती है। तभी जाके दिस इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड बाय रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स। ये सब सैटेलाइट्स से ये सारी खबरें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज़ देन सेंड टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स विच प्रिपेयर अ वेदर रिपोर्ट। ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और वहाँ पर रिपोर्ट तैयार होती है विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मैप। मैप में उसको डिस्प्ले करके दिखाया जाता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ फर्दर ट्रांसमिटेड थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न, और इसी इन्फॉर्मेशन को फिर रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू भेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब वेदर का टेम्परेचर देख लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ वाइंड देख लेते हैं, क्या एयर प्रेशर क्या है, ओशियन क्या कंडीशन क्या है, आज का क्या वेदर, कल का कैसा वेदर होगा, अगले 10 दिन का कैसा वेदर होगा। तो हवाओं का स्पीड जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि इतने दिन में ये हवाएं वहाँ पहुँचेगी तो वहाँ आंधी आएगी या वहाँ तूफान आएगा, है ना। तो इस तरह से वेदर का रिपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर टेलीविज़न पे फोरकास्ट किया जाता है इसे। तो ये बात था बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन आंसर प्रेजेंटेशन लास्ट वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो